चलिए, तो देखिएगा आज हम बात करेंगे जसपुर जिले के बारे में। और समझते हैं इसके बारे में, दिमाग पर बैठा लीजिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें क्वेश्चंस बन सकती हैं। ठीक है, तो देखिएगा जसपुर जिला जो है बेसिकली पहले तो हम ये देखते हैं कि जसपुर जिला जो है ये किन किन जिलों से घिरा हुआ है और इसका क्षेत्र कैसा है। ठीक है, तो देखिएगा जसपुर जिला का जो नाम आता है हमारे सामने ये 1905 की कहानी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1905। और अगर हम लोग देखिए 1905 में क्या हुआ था तो आप सभी को पता है 1905 जो है, ठीक है, बंगाल के विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल के विभाजन होने के साथ ही जब हम लोग देखते हैं जसपुर का क्षेत्र, तो जसपुर एक रियासत के तौर पर जाना जाता था और इसके संस्थापक कौन है ये भी आप याद रखिएगा, और ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जसपुर का जो प्राचीन नाम है उसे कहा जाता है जगदीशपुर। ये इस नाम से जाना जाता था, जगदीशपुर। ठीक है, इसके संस्थापक रहे हैं सुजान राय, याद रखिएगा। और ये किस वंश के थे? डोम वंश के। ठीक है, तो तीन बातें याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई रियासत है और रियासत के साथ अगर आपको याद रखना है तो कभी कभार जो पिछले बार जो घटना घट चुकी है उसके संदर्भ पर हम और भी घटनाओं को जोड़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार जैसे कि सरगुजा का क्वेश्चन पूछा गया था कि सरगुजा के शासक जो है वो किस वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ पर याद रखिएगा जसपुर रियासत के अगर शुरुआती दौर पर देखें कि संस्थापक कौन थे तो सुजान राय इनके संस्थापक थे और इसका पहले नाम था आपका जगदीशपुर। ठीक है, और उसके साथ याद रखिएगा कि ये कौन से वंश के थे? डोम वंश के। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जसपुर जो है मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः 3 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जसपुर जो है 3 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर की तरफ है आपका बलरामपुर, ठीक है, और पश्चिम की तरफ है सरगुजा और दक्षिण की तरफ है आपका रायगढ़। ठीक है, बेसिकली जसपुर किससे बना है तो इसका मात्र जिला याद रख लीजिएगा आप इसको, रायगढ़ से बना हुआ है। ठीक है, इसका मात्र जिला है रायगढ़। ठीक है, लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहीं सरगुजा से बना होगा बिकॉज सरगुजा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये रायगढ़ से बना हुआ है क्योंकि 1948, ये एक बात याद रखिएगा, रायगढ़ कब बना है? 1948 में बना है। ठीक है, तो 1948 में इस क्षेत्र को शामिल करके रायगढ़ बना दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब है पहले जोड़ा गया फिर बाद में तोड़ा गया, इतना बस आपको याद रख लेना है कि पहले 1948 में ये रायगढ़ के साथ बनाकर जसपुर को बना दिया गया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये रायगढ़ था पूरा पहला, ये कंडीशन कुछ इस तरीके का था कि ये पूरा का पूरा क्या था? रायगढ़ था। यहां से लेकर ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको ये पूरा रायगढ़ था। ठीक है, ये ऊपर तक इस कंडीशंस में ऐसा ये रायगढ़ था 1948 में। ठीक है, 1948 के बाद याद रखिएगा कि जब जसपुर बना तो जसपुर का समय रहा है 1998 और इसके साथ 8 जिले और बने हैं। ठीक है, 8 जिले और बने हैं, याद रखिएगा। तो देखिएगा कि जसपुर जो है 1998 में बना और इसके साथ 8 जिले और बने हैं, यानी इस समय 1998 में टोटल कितने जिले बने? 9 जिले। ठीक है, 8 जिले तो ऑलरेडी मैंने बताया, एक प्लस रहेगा। ठीक है, लोगों के दिमाग में आता है कि 8 जिले बने, उस समय तो 9 जिले बने थे, लेकिन आप इसको भी जोड़ेंगे, जसपुर भी एक जिला बना उस समय और 1998 बना। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य के निर्माण से पहले पूछा जाए कि कौन कौन से जिले बने हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जसपुर भी राज्य निर्माण से पहले बन चुका था। ठीक है, सन 2000 से पहले बन चुका था। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। अब देखिएगा कि जसपुर का जो क्षेत्र है यानी जगदीशपुर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों से जुड़ता है। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं प्रशासन के तौर पर। ठीक है, तो प्रशासन के तौर पर आपको याद रखना है थोड़ा सा, तो देखिएगा जसपुर के संबंध में सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो जसपुर जिला है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1998 में और इसे आपने समझा कि जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था। सुजान राय ने स्थापना किया इसका, ठीक है, जो कि डोम वंश के थे। ठीक है,
अब इसके संदर्भ में देखिए, पहले तो कौन कौन से जिले इसको कवर करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा कि उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ है आपका बलरामपुर, पश्चिम की तरफ सरगुजा है, ठीक है, दक्षिण की तरफ है आपका रायगढ़। ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत आसान सा है कि आपको ये याद रखना कि बलरामपुर है, सरगुजा है और रायगढ़ है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा कि यदि आप देखें सीमावर्ती जिले, तो सीमावर्ती जिले 3 हैं। ठीक है, कभी भी जो क्वेश्चन बनता है, जैसे पिछले अभी आपने टेस्ट में क्वेश्चन देखा कि छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कर जाता है। ठीक है, तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा, आपके दिमाग में आप सेटल्ड ये होना चाहिए कि 2 जिले सबसे बड़े बड़े जिले हैं, सॉरी सबसे ज्यादा सीमांकन को करने वाले या सीमा को टच करने वाले या सीमा बाउंड्री शेयर करने वाले जो जिले हैं उसमें कोरबा का नाम आता है। ठीक है, कोरबा के साथ साथ बलौदाबाजार का नाम आएगा। ठीक है, ये अधिकांश क्षेत्रों को टच करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपको मैप पूरे तरीके से दिमाग पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या करेगा वो आपको कोरबा का नाम नहीं देगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमावर्ती जिलों को टच करता है। ठीक है, तो यदि उसमें मान लीजिए कोरबा दिया नहीं है, दंतेवाड़ा दे दिया है, तो आपके दिमाग में अगर दंतेवाड़ा का मैप नहीं है और उसको सेटल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आप कभी उसका आंसर भी नहीं कर पाएंगे, काउंट ही नहीं कर पाएंगे उसका। ठीक है, इसलिए हर जिले के साथ आप एक बात याद रखेंगे कि कौन सा जिला कितने जिलों को टच करता है। ठीक है, तो 33 है, 33 के क्रम पर आप एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा। तो जैसे देखिएगा कि रायगढ़ 3 जिलों को टच करता है। ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़, सॉरी जसपुर हमारा। ठीक है, तो जसपुर आपका 3 जिलों को टच करता है, बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र को। अब देखिएगा सीमावर्ती राज्य को भी टच करता है क्या, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये सीमावर्ती राज्यों को टच करता है। ठीक है, अब सीमावर्ती राज्यों में देखिएगा ये 2 राज्यों को टच करने वाला आपका जिला है, एक जिला है आपका, एक राज्य है आपका झारखंड और दूसरा है ओडिशा। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा को टच करता है ये, याद रखिएगा। उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में अगर आप कंपेयर करेंगे तो झारखंड क्षेत्र छोटा है, ठीक है, यानी कि इसके कम क्षेत्र को कवर करता है और उड़ीसा क्षेत्र ज्यादा बड़ा है इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा करा सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र हो गया इसमें। अब देखिएगा सबसे पहले इसके मुख्यालय की बात करते हैं, तो मुख्यालय का नाम है इसका जसपुर ही है। ठीक है, लेकिन इसको और अलग नाम से जानते हैं, जसपुर नगर। ठीक है, तो जसपुर नगर के नाम से भी जानते हैं आप इसको, और ये होता है इसका सीमावर्ती क्षेत्र में है जसपुर नगर। ठीक है, अब देखिएगा पहले मैं प्रशासन को बताता हूं इसमें, तो प्रशासन के तौर पर याद रखिएगा सबसे पहले यहां का क्षेत्रफल है 6257 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6257। देखिए कभी भी नहीं पूछेगा कि कौन सा जिला का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन फिर भी कभी मान लीजिए इनकेस कभी क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों को क्षेत्रफल के हिसाब से जमाइए। ठीक है, ये बहुत डीप बात कर रहा हूं मैं इसमें कि अगर ऐसा पूछ लिया गया तब के केस में। ठीक है, जनरली अगर आपको याद नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़िए, ऐसे ही हो सकता है ये, क्योंकि इसमें होगा क्या, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है सबसे बड़े जिले का 2 नाम और सबसे छोटे जिले का 2 नाम, इसके अलावा बीच का इतना 33 जिले कहां से करेंगे मैनेज। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको याद है कि क्षेत्रफल जो है 6257 है या किसी का 5000 है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आपका 2 नंबर वहां पर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो इसका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो यहां की जनसंख्या लगभग 6 लाख के आसपास है। ठीक है, जनसंख्या के तौर पर 6 से 7 लाख के आसपास है ये। ठीक है, 6 लाख से अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा यहां पर साक्षरता प्रतिशत क्या है, तो 68% यहां का साक्षरता प्रतिशत है, 68%। ठीक है, दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, यहां का लिंगानुपात। ठीक है, सेक्स रेशियो। तो देखिएगा यहां का लिंगानुपात जो है, मैंने बताया था इसके बारे में, यहां का जो लिंगानुपात है ये बाकी सभी उत्तर के जिलों में, यानी सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं, 6 जिले हैं, उन जिलों में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट लिंगानुपात जो है वो यहीं पर है। ठीक है, कितना है, तो 1005। ठीक है, तो 1005 की संख्या पर है, याद रखिएगा।
1005 पे लिंगानुपात है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात के अनुसार इसको याद रखिएगा। और विधानसभा क्षेत्र जो है यहां पर 3 है, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं इस पे, तो याद रखिएगा जसपुर नगर, ठीक है। जसपुर नगर का जो क्षेत्र है इसमें, और सभी विधानसभा क्षेत्र क्या है, एसटी क्षेत्र में है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना होता है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र जनरल कैटेगरी के लिए है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र एससी कैटेगरी के लिए है, और कौन सा विधानसभा क्षेत्र आपके एसटी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या आपको मिलेगा जसपुर क्षेत्र में, यह याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है वो जसपुर क्षेत्र में है, ठीक है। इसके अलावा तहसीलों और विकासखंड की बात करते हैं तो तहसीलों की संख्या यहां पर 9 है, ठीक है। 9 तहसील है, जिसमें एक नया तहसील बना है आपका सन्ना, ठीक है। याद रखिएगा सन्ना हिल्स के नाम से जाना जाता है, और उसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कभी क्वेश्चन पूछा गया, आपने काशी का नाम सुन लिया, आपने शिमला का नाम सुन लिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जो भी आपने एक उपाधि दी है यहाँ के क्षेत्रों को, उसमें से एक नया उपाधि मिला है आपको, सन्ना को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, अभी सभी नाम हम लोग उसमें देखते हैं। पहले 9 तहसील को याद रखेंगे, और साथ ही साथ 8 विकास खंड है, ठीक है। 9 तहसील है, 8 विकास खंड है। तहसील इंपॉर्टेंट है, यहां पर तहसीलों का थोड़ा सा नाम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं नाम को बताने से पहले आपको बता दूं, यहां पर जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, यहां पर जो नेशनल हाईवे है वो ही 43 ही है, ठीक है। तो 43 का जो नेशनल हाईवे है वो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है, यानी ये जो नेशनल हाईवे है, इसे कहा जाता है NH 43, ठीक है। तो सरगुजा के अंबिकापुर से आप कहां पहुंचेंगे, बतौली, बतौली से पहुंचेंगे सीतापुर, सीतापुर से पहुंचेंगे सीधे यहां पर, और ये क्षेत्र बनता है आपका पत्थलगांव, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग पत्थलगांव। और पत्थलगांव के लिए आपको याद होगा कि पत्थलगांव बहुत फेमस है। पहले तो ये इसको पत्थलगांव क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका पूरा जो क्षेत्र है थोड़ा बंजर क्षेत्र है, ठीक है। और बंजर क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पत्थरों की जो अधिकता है, ठीक है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, आपको ज्यादातर यहाँ पर रॉ मटेरियल दिखेंगे वो गिट्टी और पत्थर के दिखेंगे, ठीक है, जिसके कारण इसको पत्थलगांव कहा जाता है। इसके 2-3 मुख्य चीजें हैं, याद रखिएगा। मछली उत्पादन में, ठीक है, या मछली बीज उत्पादन में सबसे आगे है आपका पत्थलगांव, ठीक है। यहां पर मछली का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है, ठीक है। मछली मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है ये पत्थलगांव, ठीक है। दूसरा, यहीं पर आपका पहाड़ी है, यहां पर आपका एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसे कहा जाता है लुडेंग पहाड़ी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लुडेंग पहाड़ी, ठीक है। तो ये लुडेंग पहाड़ी क्या है, जानकारी है, किस क्या कहा जाता है, इसकी उपाधि क्या है इसमें, टमाटर के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा टमाटर की राजधानी है ये, ठीक है। टमाटर की राजधानी आपको याद रखना है लुडेंग पहाड़ी, ठीक है। टमाटर इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि अगर यहां से टमाटर आप चाहें तो अगर आप वहां पहुंचेंगे तो 1 रुपए में 2 किलो भी आपको टमाटर मिल सकता है, ठीक है। हाँ, मेन पार्ट इधर है, सरगुजा के इस तरफ देखिएगा, यहां पर पड़ेगा आपका मेन पार्ट यहां, ठीक है। हम सरगुजा जाएंगे कल और सरगुजा में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नहीं, बिल्कुल मिलता है। आप देखिए, हाँ, देखिए आप जब मेन पार्ट से जाएंगे ना तो आप पत्थलगांव नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए बता रहा हूं मैं, रायगढ़ जाने के लिए ना यहाँ से मेन पार्ट से डायरेक्ट एक सीधा रास्ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लिया हो, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट शॉर्टकट है कि मेन पार्ट से आप डायरेक्ट रायगढ़ जा सकते हैं, ठीक है। पत्थलगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, रास्ता थोड़ा खराब है इसका, ठीक है। लेकिन अभी तो वर्तमान में रास्ता अच्छा हो चुका है। और ये अभी की बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी कुछ समय की बात बता रहा हूं, वहां पर जो किसान है वो टमाटर फेंक दिए, आपको सड़कों पर, आपके खेतों पर टमाटर फेंकते हुए या मवेशियों को खिलाते हुए नजर आएगा। तो अभी कुछ समय पहले की बात है ये, ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि हमें टमाटर को लगाने में जो खर्च बैठ रहा है, ठीक है, वो लगभग 5 रुपए या 3 रुपए 4 रुपए बैठ रहा है, और वो बेच रहे हैं 1 रुपए किलो, ठीक है। तो बोला उससे अच्छा है कि हमारी गाय, हमारे मवेशी हमारे खेत में पड़ा रही है, हम क्यों उठाएं उसको, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन रहे हैं, अभी की फिलहाल की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये कंडीशंस रहा है यहां पर आपके लुडेंग पहाड़ी के क्षेत्रों पर, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, इसे टमाटर की राजधानी कहते हैं, लेकिन
याद रखिएगा टोमेटो रिसर्च सेंटर आपका मेन पार्ट में है, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर आपका मेन पार्ट में है और यहां पर है आपका लुडेंग पहाड़ी, जिसे टमाटर की राजधानी कही जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, आप यहां से देखेंगे पत्थलगांव पहुंचे, पत्थलगांव से देखिएगा यहां पर है, ये आपका क्षेत्र है, इसे कहा जाता है कुनकुरी, ठीक है। तो याद रखिएगा पत्थलगांव क्षेत्र जो है, ये भी याद रखिएगा, पत्थलगांव क्षेत्र में एक किलकिला गुफा है जिसका नाम है किलकिला गुफा, ठीक है। पत्थलगांव में किलकिला गुफा, और यहां पर शिव मंदिर भी है किलकिला गुफा के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखिए किलकिला गुफा, पत्थलगांव याद रखिएगा। और इसके बाद पहुंचे आप कुनकुरी, ठीक है। तो कुनकुरी के लिए याद रखिएगा कि कुनकुरी जो है ये क्यों जाना जाता है, तो कुनकुरी जाना जाता है यहाँ के चर्च के लिए, ठीक है। तो चर्च के तौर पर याद रखिएगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, कैथोलिक चर्च है ये, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है आपका कुनकुरी में, ठीक है। इसमें 7 दरवाजे हैं और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। पूरा रंग जो एक ही रंग से आपका पोता हुआ है, यानी कि एक ही प्रकार के रंग से इसको कलर किया गया है, ये पूरा चर्च जो है, ठीक है। कब बना था याद रखिएगा 1979 में, ठीक है। 1979 में बनाया गया था इसे, और काफी विस्तार से बनाया गया, मतलब एक एक चीजों की जो तैयारी की गई है इसे बनाने का, जो सोच समझ के जो पैटर्न बनाए गए हैं वो एक ही प्रकार के बनाए गए हैं। काफी मतलब फेमस चर्च है, याद रखिएगा कुनकुरी का, ठीक है। तो याद रखिएगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कुनकुरी पहुंचते हैं आप लोग, और उसके बाद पहुंचते हैं कासाबेल, कासाबेल, ठीक है। और कासाबेल से ही कुछ दूरी पर है आपका, जिसे कहते हैं आप बादल खोल, ठीक है। तो बादल खोल जो है याद रखिएगा यहां आकर बादल खुल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो क्षेत्र है आपका बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। काफी बड़े मात्रा में बारिश होती है, और आपको बता दूं कि बारिश के तौर पर आपको याद रखना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो इसी जसपुर जिले में होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक बारिश का जो जिला है वो जसपुर है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के तौर पर देखिए, चूंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ पाट प्रदेश, यहाँ के पेड़ पौधे, ठीक है, यहाँ के जो वन संसाधन है, उस स्तर पर इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर बारिश का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है, ठीक है। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों पर आपको मेडिसिन वाले पौधे बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। मेडिसिन वाले पौधे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे देखिए हम लोग 2 बातें याद रखते हैं कि कवर्धा में मेडिसिन मैन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी बैगा जनजाति वहां निवास करती है। लेकिन अगर आप मेडिसिन ज्यादा कहां पाया जाता है, वो अगर आप देखेंगे जिले के तौर पर, तो आपको यहां पर मिलेगा मेडिसिन बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। यानी पौधों में जो मेडिसिन देखी जाती है हमारे पास, वो जसपुर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर अधिकांश क्षेत्र में आज भी इसी तरीके से बीमारी का इलाज कर दिया जाता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यहां पर बीमारियों का इलाज मेडिसिन से कर दिया जाता है, जो कि पौधों से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा बादल खोल जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक है। बादल खोल छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 1975 में बनाया गया था, ठीक है। तो 105 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ, यानी 105 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है ये क्षेत्र है बादल खोल, याद रखिएगा, ठीक है। 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, कासाबेल से आप पहुंचते हैं जसपुर नगर, जो कि मुख्यालय है, ठीक है। और इसी मुख्यालय के अंतर्गत देखिएगा आपका यहीं पर है आपका तपकरा रीजन, जिसको आप क्या कहते हैं, नागलोक, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा यह है तपकरा, आपका तपकरा क्षेत्र, ठीक है। और यहां पर है आपका दुलदुला, यह है आपका फरसा बहार, ठीक है। और यह क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम लोग मनोरा, और इसे कहते हैं सन्ना हिल्स, और यह है आपका बगीचा, ठीक है। तो इसमें से आपको याद रखना है कि तपकरा को छोड़कर बाकी सभी क्या है, तहसील है, ठीक है। 9 तहसीलों का क्रम याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, इसी क्रम से तहसीलें इसमें विस्तृत हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तहसीलों में, तो देखिए पहले हम लोग तपकरा के पास पहुंचते हैं। तपकरा के बारे में 2 बातें याद रख लीजिएगा। तपकरा जो है
चलिए देखिएगा, तो तबकरा के बारे में थोड़ा बात कीजिएगा, ठीक है। तबकरा एक ऐसा स्थान है, पहले तो ये देखिए, अगर आपको उड़ीसा जाना है, ठीक है, तो उड़ीसा जाना है तो तबकरा के होते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। एक दूसरा है फरसाबहार, एक है उड़ीसा, सॉरी तबकरा, ठीक है। इन दो क्षेत्रों से उड़ीसा बहुत आसानी से आप जा सकते हैं, इसी में रूट बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि तबकरा में दो स्टैंडर्ड तय किया गया है। पहले तो ये याद रखिए, ये नागलोक है, ठीक है। नागलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी, यानी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ हर घर में आपको पैर के नीचे सांप गुजरता हुआ नजर आ सकता है, मतलब सांप की स्थिति यहाँ पर ऐसी है, ठीक है। और लोग इनको मारते भी नहीं है, ठीक है। तो जनरली विषैले सांप भी मिलते हैं, ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे कि वो पानी वाले ऐसे मिल गए तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये पालने वाली बात नहीं है कि सांपों को पाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन क्षेत्रों का जो विस्तार है, इन क्षेत्रों पे जो नमीपन पाई जाती है या जो ठंडक होती है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है वो सांपों के लिए बहुत बेहतर है, और यही कारण है यहाँ पर सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और लगभग अगर पहले की बात करें, आज से 10 साल या 5 साल की पहले बात करें, तो लगभग हर साल जो है यहाँ पर सांपों से जो सर्पदंश होता है, सर्पदंश समझते होंगे आप लोग, तो उसके कारण जो है काफी लोग मर जाते थे, ठीक है। तो सर्पदंश से काफी लोग मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार ने यहां पर क्या बना दिया, एंटी वेनम सेंटर बनाया, ठीक है, एंटी वेनम सेंटर। तो याद रखिएगा, एंटी वेनम सेंटर क्या होता है, जो सांप के विष का प्रयोग करके ही सांपों के विष के अपोजिट यानी उनके मेडिसिन बनाए जाए, ठीक है। तो एंटी वेनम सेंटर बनाया गया, याद रखिएगा। तो यहां पर दो पार्क भी बनाए गए हैं, एक आपका डियर पार्क है, दूसरा स्नेक पार्क, ये याद रखिएगा, ठीक है। डियर पार्क और स्नेक पार्क है यहां पर तबकरा में, ठीक है, डियर पार्क और स्नेक पार्क। अब उसी के कंडीशंस में याद रखिएगा, डियर पार्क और स्नेक पार्क तबकरा में क्षेत्र में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा फरसाबहार, ठीक है, फरसाबहार वापस आएंगे तो पहले तो ये देखिएगा कि यहां से दुलदुला और दुलदुला से फरसाबहार, यानी कि ये क्षेत्र जो है आपस में जुड़े हुए हैं। पत्थल गांव से फरसाबहार और दुलदुला और तबकरा क्षेत्र में जाया जा सकता है इस तरीके से, और ये सीधे आपके कहां निकलता है, उड़ीसा क्षेत्र पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, फरसाबहार में भी कुछ गुफाएं हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे गुफाओं के तौर पर अभी विकसित नहीं हुआ है, ना ही लोग वहां पर ज्यादा जाना ना पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पीएससी को देखते हुए अब हमको याद रखना पड़ेगा कौन सा पहाड़ कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, फरसाबहार में गिरवा गुफा, जिसका नाम है गिरवा गुफा, वो यहां पर मिलता है, ठीक है, यानी यहां पर स्थित है फरसाबहार क्षेत्र में, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अब जो स्थिति हमको पढ़ने में आ रही है उसके हिसाब से हमको थोड़ा जानना जो होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इन क्षेत्रों पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जसपुर नगर पहुंचे आप, जसपुर नगर के पास आपका जो क्षेत्र है, यहां पर जैसे ही आप मनोरा की तरफ जाएंगे, ठीक है, मनोरा की तरफ जाएंगे तो ये पाठ प्रदेशों में शामिल हो जाता है, यानी कि ये जो क्षेत्र है आपका पाठ प्रदेश में शामिल होने लगता है, ठीक है। यानी मनोरा क्षेत्र से सन्ना और बगीचा जो क्षेत्र है ये पाठ प्रदेशों के अंतर्गत आता है, ठीक है। पाठ प्रदेशों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका ये जो क्षेत्र होता है ये पठार का एक छोटा रूप होता है, लेकिन ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो समतल होता है, इसे हम पाठ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है 400 से 700 मीटर की हाइट हो सकती है इसकी, ठीक है। तो इन पाठ प्रदेशों में सबसे इंपॉर्टेंट जो पाठ प्रदेश है उसे पंडरा पाठ कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः याद रखिएगा जो बगीचा तहसील के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। अब बगीचा तहसील की दो बातें याद रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो कि सन्ना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सन्ना जो है ये हिल स्टेशन कहलाता है, यहां पर जो क्षेत्र है ये हिल स्टेशन में आता है, ठीक है। हिल स्टेशन का मतलब है कि वर्तमान में आपको जानकारी होगा कि जसपुर क्षेत्र में हिंदी मूवीज, ठीक है, ये हिंदी फिल्म बनाने जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जसपुर क्षेत्र में, और भूपेश सरकार ने भी ये ऐलान किया हुआ है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर जो है अगर फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं तो उनके फिल्म शूटिंग का जो टैक्स लगेगा, ठीक है, वो लगभग 70% ही लगेगा, 30% छूट दे दी जाएगी इसमें, ठीक है। इसका कारण है यहाँ पर रोजगार को डेवलप करना और साथ ही साथ इस क्षेत्र को पर्यटन के तौर पर विकसित करना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का ये ऐलान जो है पिछले साल किया गया था, ठीक है, ये घोषणा की गई थी, तो उसमें सन्ना क्षेत्र को शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। वहां आज भी जाएंगे आप तो वहां पर फिल्म सिटी के लिए थोड़ा सा अब डेवलप होने का एक जगह बना दिया गया है, ठीक है। यानी अब धीरे धीरे जो है जसपुर को, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत के लोग को देखिए वो सीधे शूटिंग करना हो तो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, है ना, सीधे बाहर ही करते हैं। हमारे दिल्ली के लोग जो है या मुंबई के जो लोग हैं, फिल्म सिटी हमारी जो है बेसिकली हमारा जो एक ही फिल्म सिटी हम जो जिसको फेमस मानते हैं वो बॉलीवुड है, ठीक है। बॉलीवुड का जो पूरा स्थान है वो कहां पर है, मुंबई में है।
मुंबई से बाहर किसी भी राज्य में फिल्म सिटी नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत ने इतना जोर लगाया कि अभी आप ऑस्कर विनिंग जो है, जो कि 94 साल में एक बार मिला, ठीक है, याद रखिएगा, मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, और शांति का नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम, तो वहां से साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो 94 साल के बाद, यानी ऑस्कर का जो समय रहा है वो 94 साल बाद, यानी जो फिल्म है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, एक शॉर्ट फिल्म बनी है एलिफेंट विस्पर। एलिफेंट विस्पर, ठीक है, इस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है, और दूसरा किसको मिला है, आपको जानकारी होगा, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है ओरिजिनल कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो ये 2 ऑस्कर मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को 2 ऑस्कर एक साथ मिले हैं, ठीक है, और एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये दोनों क्षेत्र जो है दक्षिण भारत के हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि फिल्म सिटी के तौर पर सबसे ज्यादा जो विकास अब बॉलीवुड के कंपेयर में होगा वो दक्षिण भारत में हो गया है, ठीक है। कर्नाटक जाएंगे आप तो आपको एक पूरा का पूरा सेट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इन दोनों के तुलना में अगर हम भारत के बॉलीवुड सेक्टर को देखें, इवन आप देखेंगे भोजपुरी मूवीज भी आ चुकी है, पंजाबी मूवीज भी आ चुकी है, सभी ने अपना धीरे धीरे सेट विकसित कर लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ का स्थान कहां है, आज भी हम मोर छैया भुइया में अटके हुए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लोग अपने अभिनव को देखें या बाकी सेक्टर में भी देखें तो छत्तीसगढ़ जो है आज वर्तमान तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप अपने हवाई अड्डे को देखें, ठीक है, तो हवाई अड्डों के तौर पर आपको जानकारी होगा कि अब हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डे के लिए अनशन करने जा रहे हैं, यानी अब हमको क्या चाहिए, कार्गो शिप स्टेप इन, यानी कार्गो शिप भी स्थापना की जा सके या फिर यहां पर रखा जा सके, कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सके छत्तीसगढ़ के रायपुर को, ठीक है। उसके साथ ही देखिए हमारे यहाँ जो हवाई अड्डा है रायपुर का, स्वामी विवेकानंद विमान, ठीक है, तल, तो उसका जो टाइम जोन है आपको जानकारी होगा कि 9:15 से स्टार्ट होकर 7:30 में ये बंद हो जाता है, यानी मॉर्निंग के 9:15 से स्टार्ट होता है और साथ ही साथ रात के 7:30 के बाद यहां उड़ान बंद हो जाती है, यानी रात को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती यहां पर, ठीक है। और इसके कारण क्या है कि हमारा बहुत बड़ा एक पैसेंजर जो है, यानी कि जो क्षेत्र है वो डेवलप होने से रुक जाता है, क्योंकि यहां पर पैसा आ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जसपुर के लिए याद रखिएगा, जसपुर को इसके शुरुआती दौर पर रखा गया है कि यहां पर फिल्म सिटी जो है ये शुरुआत की जा सके, ठीक है। और यही कारण है कि यहां पर छोटे छोटे फिल्म जो है अब बनने चालू हो चुके हैं, तो जसपुर में भी छोटे फिल्म आ चुके हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा बगीचा जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो बगीचा क्षेत्र है यहां पर इसका जो विस्तार है, ठीक है, पहले तो इसका नाम याद रखिएगा, बगीचा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सभी फ्रूट्स के या पेड़ों के बगीचे हैं, ठीक है, इसलिए इन क्षेत्र को पूरा पूरा बगीचा कहा जाता है, ठीक है। अब उस स्तर पर याद रखिएगा कि बगीचा यहां पर मुख्यतः किस किस चीज का है, तो सबसे ज्यादा जो बगीचा है वो है आम वृक्ष का, सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी जसपुर में आम आप सड़क पर भी जाकर तोड़कर खा सकते हैं, ऐसी स्थिति यहां की, ठीक है। और आप जो यहां पर आम देखते हैं अभी वर्तमान में आम का रेट जो होगा वो लगभग 100 रुपए किलो के आसपास होगा, अभी आने वाले समय में हो जाएगा अभी यहां पर, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही यहां पर आम आने लगते हैं तो थोड़े सस्ते होते हैं, ठीक है। जसपुर में आप जाएंगे, जैसे ही आम पकेगा या मौसम हो जाएगा आम का, तो आप वहां पर 5 रुपए किलो जसपुर क्षेत्र में ले सकते हैं, यहां पर वो ऐसी स्थिति है, यानी लेकिन आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, कोई आपको जनरली वहां पर बेचते नहीं आम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है कि वहां पर आम के बगीचे काफी बड़े मात्रा पे है, ठीक है। दूसरा कटहल के बगीचे हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रॉबेरी भी अब जसपुर क्षेत्र से मंगाया जाता है, और साथ ही साथ नाशपाती, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पाइनएप्पल हैं, ठीक है। यानी फ्रूट्स के लिए बहुत फेमस है, याद रख लीजिएगा, यानी छत्तीसगढ़ में फ्रूट्स के लिए कोई जिला फेमस है तो वो है आपका जसपुर क्षेत्र, ठीक है। लीची तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ के हर घर में लगभग लीची, याद रखिएगा, हर 2 घर में को कंपेयर करेंगे तो एक घर में लीची के पेड़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी मात्रा पे आपको यहाँ पर जसपुर में फ्रूट्स के ये बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे ही जसपुर नगर से आप आगे बढ़ेंगे, मनोरा की तरफ बढ़ेंगे, तो मनोरा के पास ही है सरोड़ा, ये है चाय का बागान, ठीक है। और चाय के बागान के तौर पर याद रखिएगा यहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय की पत्तियों का बहुत बड़ा बागान है, और जसपुर नगर में भी चाय का बहुत बड़ा बागान है, ठीक है। जसपुर में जो राजाओं का पैलेस है, पैलेस के पास ही चाय का एक बहुत बड़ा बागान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जसपुर क्षेत्र में लेकिन मेन क्या है, क्षेत्र क्या है, सरोड़ा क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है, जो चाय के बागान के लिए फेमस है। अब इसके बाद देखिए बगीचा में वापस आते हैं, तो देखिएगा बगीचा जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या क्षेत्र कहलाता है, पंडरा पाट कहलाता है। ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा पंडरा पाठ है,
ठीक है। और पंडरा पाट का ये जो क्षेत्र है, यहां पर दो चोटियां हैं, मुख्य चोटियां हैं, याद रखिएगा, जिसका नाम है पहाड़ी के तौर पर इसे कहते हैं, एक है आपका बखोना चोटी, बखोना चोटी, ठीक है, याद रखिएगा बखोना चोटी पंडरा पाट में है, बखोना चोटी। और ये बखोना चोटी से याद रखिएगा आपको कौन सी नदी निकलती है, कन्हार नदी, आप पढ़ चुके हैं, बलरामपुर की तरफ जाती है ये कन्हार नदी, ठीक है। तो कन्हार नदी जो है बखोना चोटी से निकलती है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि यहीं पर एक दूसरी क्षेत्र भी है, पंडरा पाट के अंतर्गत आती है, यहां से एक नदी निकलती है और इस चोटी का नाम है आपका खुर्जा पहाड़ी, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी। और खुर्जा पहाड़ी से याद रखिएगा यहां से आपकी एक नदी निकलती है जो सीधे बाहर निकल जाती है और संबलपुर क्षेत्र में जाती है, लगभग 202 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है, इसे कहा जाता है ईब नदी, ठीक है। तो ईब नदी के तौर पर इसको याद रख लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में केवल ये 87 किलोमीटर का प्रवाह रखती है, ठीक है, वहां से लेकर यहां तक 87 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इसकी एक खास बात है, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है, यानी इसके रेतों में सोने के कण पाए जाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के 3 से 4 मुख्य नदियां हैं, ठीक है, हालांकि अभी नदियों के क्रम भी बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले 3 नदी पढ़ते थे हम, आज 4-5 नदियां पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो इन सब में नदी में क्या कर रहे हैं, सोने के कण पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 मुख्य नदियों का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले है अगर आपका ईब, आमनेर और सबरी, ये 3 नदियां हैं, याद रखिएगा, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। हालांकि कभी क्वेश्चंस अब नहीं पूछा जाता क्योंकि अब ये क्वेश्चंस दिमाग में सेटल्ड हो गया है कि 3 नदियां हैं जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। अभी और भी जब आप नदी पढ़ेंगे तो मैं आपको लगभग 4 से 5 नदियां पढ़ाऊंगा जिसमें सोने के कण और देखे गए हैं, ठीक है, जिसमें और मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो कारण है इन क्षेत्रों में सोने का भंडारण होना, ठीक है। आपको जानकारी होगा कि वर्तमान में उड़ीसा में लगभग 1658, ठीक है, 1658 जो सोने के कण सोने का भंडारण मिला है, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 1658 किलो सोने का भंडारण उड़ीसा में। तो उड़ीसा वालों ने कहा कि हमको गोल्डन सिटी के नाम से एक उपाधि दे दिया जाए अब, बिकॉज हमारे यहां सोना मिला है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भी बोला कि हमारे यहां क्या मिल रहा है, आपको जानकारी होगा जम्मू कश्मीर में क्या मिला है, अभी तेल नहीं मिला है, हाँ नहीं, यूरेनियम भी नहीं, लिथियम, ठीक है, दिमाग पे रखिएगा सेटल्ड, क्योंकि ये सारी चीजें मैं यही कहता हूं कि आपको करंट अफेयर सेटल करके चलना है। क्योंकि देखिए अगर आप जो पढ़ रहे हैं ये तो रट लिया आपने, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं तो फिर आपको लगेगा कि अब क्या पढ़ लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी बाहर से भी रखना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा लिथियम जो है, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड अगर धातु है इसका अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, लिथियम है। क्योंकि आज वर्तमान में जो ऊर्जा का जो कमी महसूस कर रहा है हर देश, ठीक है, उसमें लिथियम का बहुत बड़ा हाथ होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा ईब नदी, आमनेर नदी और सबरी नदी जो है ये सोने के कण पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी बगीचा तहसील के अंतर्गत एक क्षेत्र है, ठीक है। आप जैसे देखिएगा क्या होता है, ये बतौली क्षेत्र से, ये है आपका अंबिकापुर क्षेत्र और यहां पर है बतौली, ठीक है, सॉरी यहां थोड़ा सा लेके चलते हैं, ये सीतापुर क्षेत्र है। तो बतौली से आप बगीचा की तरफ जाएंगे, ठीक है, बतौली से बगीचा की तरफ जाएंगे तो इस रूट में यहां पर एक गुफा है जिसे कहा जाता है कैलाश गुफा, ठीक है, इसे कहा जाता है कैलाश गुफा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी गया है, ठीक है। तो कैलाश गुफा याद रखिएगा, यहां पर कैलाश झरने भी है और साथ ही साथ ये चूंकि फेमस है शिव मंदिर के लिए, ठीक है, तो कैलाश गुफा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक आश्रम है जिसे कहा जाता है गहिरा गुरु आश्रम, ठीक है। तो गहिरा गुरु आश्रम को क्यों, या आश्रम या गहिरा गुरु का नाम इतना फेमस क्यों है, सुने हैं नाम आप लोग गहिरा गुरु, बताइए क्या है कारण। देखिए गहिरा गुरु जो थे ना, इन्होंने समाज सेवा किया हुआ है, ठीक है। अब समाज सेवा के साथ साथ ये क्या करते थे, पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने का काम करते थे, पर्यावरण के लिए काम करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा पर्यावरण सुधारने या सुधारक के तौर पर एक्टिविस्ट रहे हैं ये, ठीक है, पर्यावरण सुधारने के लिए एक्टिविस्ट रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, ठीक है। देखिए पर्यावरण के लिए कोई काम कर रहा है, पेड़ों के लिए पौधों के लिए कोई काम कर रहा है तो हम समाज के लिए ही काम करना मानते हैं उसको, ऐसा नहीं कि हम उसको अलग बोलेंगे ये नहीं जंगल के लिए काम करते थे, ठीक है। तो गहिरा गुरु जो है याद रखिएगा ये
एक्टिविस्ट थे जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गहिरा गुरु का संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, तो याद रखिएगा पर्यावरण समाज सेवा के तौर पर संबंधित है। ठीक है, अगर आपको दो अलग अलग ऑप्शन देता है, समाज सेवा और पर्यावरण, तो आप बोलेंगे पर्यावरण। ठीक है, लेकिन मेनली याद रखिएगा पर्यावरण समाज सेवा दोनों संबंधित है एक दूसरे से। ठीक है, याद रखिएगा। तो और यहां पर काफी बड़े बड़े आकृतियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा, यहां पर हाथी के, सांप के, ठीक है, कुछ ऐसे बड़े बड़े आश्रमों के ऊपर जो बने हुए आकृतियां हैं वो यहां पर कैलाश गुफा में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए बगीचा से उत्तर की तरफ जाएंगे, सन्ना की तरफ, तो यहां पर पूरे भारत का एकमात्र महाविद्यालय मिलेगा आपको। ठीक है, अब वो महाविद्यालय क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा, तो ये एक जंगल में महाविद्यालय बना हुआ है। ठीक है, उस महाविद्यालय का नाम, क्षेत्र का नाम है, हालांकि महाविद्यालय का नाम तो संत गहिरा गुरु महाविद्यालय ही है। ठीक है, लेकिन उसकी खास बात क्या है उस महाविद्यालय की, जो कि जंगल में है, साराझा, जंगल का नाम है साराझा क्षेत्र। ठीक है, और वहां पर है संस्कृत का एकमात्र महाविद्यालय, याद रखिएगा, यानी संस्कृत जो है यहां पर पढ़ाई जाती है, या संस्कृत क्षेत्र जो है आज भी जीवित है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बगीचा और सन्ना के क्षेत्र के मध्य है। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय, नाम है संत गहिरा गुरु महाविद्यालय। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इन क्षेत्रों में, ठीक है, सन्ना क्षेत्र में तो आपने सुन ही लिया है कि सन्ना क्षेत्र जो है वो मुख्यतः हिल्स एरिया के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उत्तर की तरफ नीचे आएंगे तो ये जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है, मनोरा और जसपुर क्षेत्र के पास का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मधेश्वर पहाड़, यानी ये बीच में जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मधेश्वर पहाड़। और यहां पर पाया क्या जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा बाक्साइड पाया जाता है। ठीक है, बाक्साइड का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मेनली दो चीजें आपको याद रखनी है कि जसपुर जिले में दो ही प्रकार के ज्यादातर अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं। पहला मिनरल्स है आपका बाक्साइड और दूसरा मिनरल्स है गोल्ड। ठीक है, तो दो मिनरल्स पाए जाते हैं। बाक्साइड कहां कहां पाया जाता है, तो जनरली याद रखिएगा लगभग पंडरापाट, ठीक है, पंडरापाट क्षेत्र, और दूसरा याद रखिएगा दातुन पानी। ठीक है, नाम है दातुन पानी जहां बाक्साइड पाया जाता है, याद रखिएगा। और सोना और जसपुर नगर का जो क्षेत्र है, और आपको याद रखना है कि ये जो मधेश्वर पहाड़ का जो क्षेत्र है यहां पर लगभग अधिकतर याद रखिएगा पंडरापाट जो क्षेत्र है, यानी पाट प्रदेश वाले जो क्षेत्र है, यहां पर बाक्साइड ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सोना के लिए याद रखिएगा आप, एक तो ईव नदी का आप नाम याद रख चुके हैं, दूसरा याद रखिएगा बरजोर, बरजोर। ठीक है, तो बरजोर क्षेत्र में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इस तौर पर आपको याद रखना है कुछ इन क्षेत्रों को। इसके बाद देखिएगा जलवायु या प्रकृति प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, तो यहां पर का जो प्रकृति प्रदेश है, ठीक है, मेनली पूरा डिपेंड करता है पंडरापाट तहसीलों पर, यानी बगीचा तहसीलों के साथ। ठीक है, पंडरापाट का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा उत्तर क्षेत्र कवर करता है। ठीक है, यानी अगर आप बलरामपुर से जोड़कर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही है। एक्चुअल में ये पूरा क्या है, पार्ट है, जिसे कहा जाता है जसपुर पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट है। कहने का मतलब है अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा जसपुर पार्ट। ठीक है, इसीलिए कभी भी देखिएगा कि आपको जब भी पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो आप बोलते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो देखिए सबसे पहले नाम रखा जाता है जसपुर का, उसके बाद सामरी का, क्योंकि जसपुर सबसे बड़ा है, सामरी सबसे ऊंचा है, और फिर उसके बाद है पाट प्रदेश। ठीक है, तो दिमाग में यह बात आपको रखना होगा कि जो जसपुर है वो सबसे बड़ा है और सामरी सबसे ऊंचा है। ठीक है, यानी आपने बलरामपुर का क्षेत्र पढ़ा, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो जसपुर सबसे बड़ा है, इसका मतलब है कि पूरा जो जसपुर जिला है वो पाट प्रदेश से ही बना हुआ है, पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़े से टुकड़ों में देखेंगे तो जसपुर पाट प्रदेश के बाद पंडरापाट जो है ये बगीचा तहसील की तरफ आता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। और यहां जाने के रूट पर याद रखिएगा, यहां पर आपको 2 से 3 स्टेट हाईवे भी मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मेन जो रूट है आपका वो NH-43 है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद देखिएगा यहां पर जो साधारण तौर पर जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि यहां पर रेलवे मार्ग नहीं है। ठीक है, यहां पर रेलवे मार्ग नहीं है, तो ये याद रख लीजिएगा, कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन नहीं होने का कारण क्या है, पाट प्रदेश का होना। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये रायगढ़ से जुड़कर अंबिकापुर से जोड़ दिया जाए आने वाले समय में, लेकिन इसको काफी समय लगने वाला है, क्योंकि सुरंग को बनाने में लगभग 3 साल, 5 साल, 10 साल लग जाता है, और इनको बनाने में सुरंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है,
क्योंकि ये सामान्य तौर पर अपने सामान्य समतल भूमि से ज्यादा अधिक हाइट पर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, जो मैंने वर्षा की बातें की यहां पर, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जसपुर है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अबूझमाड़। ये दो बातें याद रख लीजिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि स्थान के तौर पर केवल स्थान शब्द लिया जाए तो यह है अबूझमाड़, जो कि नारायणपुर जिले में आता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है आपका जिला बोल दिया जाए तो जसपुर में आता है। ठीक है, और जसपुर के तौर पर यहां पर आपको याद रखना है कि लगभग बारिश का स्तर इतना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर सिंचाई की मात्रा में कमी है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहां पर सिंचाई किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है? तालाबों से। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा सिंचाई का जो माध्यम है यहां पर वो तालाब है। ठीक है, तालाब के माध्यम से यहां पर सिंचाई की जाती है और यहां पर एग्रीकल्चर का काम होता है। ठीक है, यहां पर एग्रीकल्चर के तरीके का अगर आप देखेंगे तो यहां पर झूम कृषि भी होती है। ठीक है, कारण क्या है? पाट प्रदेश के होने के कारण ये सीढ़ी नुमा बनाकर यहां पर, और यहां पर कृषि करने का जो स्थिति है वो काफी अलग अलग मात्राओं के साथ की जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत दूर दूर में कृषि होती है यहां पर। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर मुख्यतः 3 जो है जनजाति निवास करते हैं, इनका नाम है। ठीक है, एक तो पहला आपको याद रखना होगा कि यहां तपकरा है। ठीक है, अच्छा, हम यहां पर तपकरा का नाम भी यहां पर डाल दीजिएगा कि सोना पाया जाता है, तपकरा क्षेत्र में भी सोना पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले यहां पर जनजातियों के नाम में आता है सबसे पहला नगेशिया जनजाति। नगेशिया जनजाति। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं यहां पर मुंडा जनजाति, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके उरांव जनजाति। ठीक है, 3 मुख्य जनजाति है, इसके अलावा भी जनजाति पाए जाते हैं, लेकिन 3 मुख्य जनजाति हैं, नगेशिया, मुंडा और उरांव जनजाति। ठीक है, ये 3 जनजातियां हैं, याद रखिएगा। तो जनरली यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो याद रखिएगा यहां पर जनरली जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो बोली है वो सादरी है। ठीक है, सादरी। सदरी भी कहते हैं, सादरी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली यहां पर सादरी बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा चूंकि उरांव जनजाति निवास करती है तो क्या बोलते हैं यहां पर? कुरुख। ठीक है, तो याद रखिए कुरुख भी कहा जाता है। यहां पर एक बोली है जो सबसे कठिन बोली कहलाती है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे कठिन बोली के तौर पर देखा जाता है उरांव की कुरुख बोली को। ठीक है, कारण क्या है? ये द्रविड़ परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और द्रविड़ परिवार की जितनी भाषाएं हैं सभी काफी भारी हैं, कहने का मतलब है सबसे ज्यादा क्लिष्ट भाषाओं के तौर पर देखा जाता है इनको। ठीक है, चलिए, तो ये था, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक है, और याद रखिएगा कि पत्थलगांव, कासाबेल क्षेत्र और उसके बाद जसपुर नगर ये विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं, तीनों एसटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पत्थलगांव, कासाबेल क्षेत्र और जसपुर नगर क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में जो नया तहसील बना है आपका वो सन्ना है, ये याद रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक जानकारी जसपुर के बारे में। ठीक है, काफी कुछ सुना आपने, और एक बार पूरी तरीके से एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा इसको, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है। ठीक है, पर्यटन के तौर पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो पर्यटन का तौर या विकसित जो क्षेत्र है यहाँ पर वो मुख्यतः आपका बगीचा क्षेत्र ही है। अब थोड़ा सा पर्यटन की बात किए हैं तो और थोड़ी 2-3 चीजों को जोड़ देते हैं इसमें। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो जलप्रपात बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, जलप्रपात या वाटरफॉल देखिएगा तो बेसिकली अगर आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 से 3 जिले ही हैं जहां पर सबसे ज्यादा वाटरफॉल है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है जसपुर का, दूसरा नंबर आता है बस्तर का। ठीक है, तो जसपुर में याद रखिएगा बगीचा तहसील के अंतर्गत जो वाटरफॉल है, ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम आता है रजपुरी का, रजपुरी। ठीक है, जैसे ही आप बगीचा तहसील प्रवेश करेंगे 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रजपुरी वाटरफॉल, भालू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। वाटरफॉल जो है शाम को बंद हो जाता है, कारण क्या है? वहां भालू पहुंच जाते हैं शाम को। ठीक है, इसलिए रजपुरी वाटरफॉल को थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा दमेरा, तीसरा रानीदा। ठीक है, याद रखिएगा रानीदा। रानीदा का सीधा सा मतलब बहुत बार कहानियों में आपने सुन लिया होगा कि रानी ने आत्मदाह कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब है आत्महत्या कर लिया था, इसलिए क्षेत्र का नाम पड़ गया रानीदा। ठीक है, और उसके अलावा है खुड़िया रानी। याद रखिए खुड़िया रानी जो है ये वाटरफॉल भी है और नदी का नाम भी खुड़िया रानी है। ठीक है, बगीचा तहसील के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है आपका बेने।
गुल्लू, भृंगराज, ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है यहां पर। ठीक है, तो काफी ज्यादा वाटरफॉल है, याद रखिएगा। यहां पर कैलाश गुफा में भी आपका वाटरफॉल एक होता है, ठीक है, जो कैलाश गुफा के अंतर्गत ही आता है, कैलाश वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वाटरफॉल का जो कॉन्सेप्ट है वही थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि वाटरफॉल के तौर पर भी ये क्षेत्र बहुत विकसित है, लेकिन चूंकि ये सड़क मार्ग में ही केवल निर्भर करता है, इसका दूसरा क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहां पर ये जो क्षेत्र है पर्यटन के तौर पर ये डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जो विस्तार हो रहा है वो हवाई पट्टी के तौर पर विस्तार हो रहा है कि आप सीधे हवाई जहाज से पहुंचिए अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो याद रखिए कि जसपुर नगर के पास एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है अगडी, ये यहां का हवाई पट्टी है, नाम है अगडी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे हवाई पट्टी के तौर पर जाना जाता है इन क्षेत्र में। ठीक है, हाँ बोलिए। इसको सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है, फिर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी इस पे। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है ना कि जसपुर क्षेत्र को जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों के कुछ फैक्ट्स को कवर कर लेना चाहिए। कुछ फैक्ट्स को इसलिए कवर करना चाहिए क्योंकि नोट्स में जो लिखा हुआ मिलेगा वो डिटेल मिल रहा है। ठीक है, यानी आपको ऐसा नहीं बताया कि ये फैक्ट्स ऐसा प्रॉपर है, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा थ्योरी, एक थ्योरी बेस होता है उसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मैं आपको सुना रहा हूं और जो मैं आपको बता रहा हूं वो डायरेक्टली आपके अगर कॉपी में है तो इसका एक फायदा आपको मिलेगा क्योंकि आपने उस लिखा है, आपको ये प्रॉपर याद रहेगा। ठीक है, यही एक डिफरेंस होता है केवल, और कुछ डिफरेंस नहीं है, नोट्स में तो है ही है। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जसपुर क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, यानी कि जसपुर जिले से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग पे। हाँ, लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये सरगुजा क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र में ये सरगुजा क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है। नहीं, अंदर है, बाहर क्यों रखेंगे उसको। ठीक है, हाँ एक्चुअली स्पेस नहीं होने के कारण हमने, अच्छा ये लीजिए। ठीक है, हाँ ये एक्चुअली देखिएगा फरसा बहार का क्या क्षेत्र है ना, दुलदुला और फरसा बहार का क्षेत्र पहले एक ही था। जब दुलदुला को विकसित किया गया तो फरसा बहार अंदर चला गया। जैसे ये कुछ इस तरीके का कि बिलासपुर पहले पेंड्रा तक था तो आप बॉर्डर टच करते थे, ठीक है, और तब पेंड्रा को बाहर करने के कारण बिलासपुर अंदर चला गया है। ये ऐसा केस हुआ इसके साथ। ठीक है, हाँ अब अंदर आ जाएगा, अब फरसा बहार अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आएगा कौन, ये जसपुर नगर सबसे किनारे आ जाएगा। ठीक है, तबकरा भी थोड़ा अंदर चला जाता है और जसपुर नगर में ही आपका गिरला जो क्षेत्र है अब जसपुर नगर के साथ जुड़ेगा और इस तरफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जसपुर नगर, हाँ तबकरा में नहीं लेंगे क्योंकि इसका जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पूर्वी क्षेत्र होगा वो जसपुर नगर की तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, इस रूट पर, तो गिरला जो है आपका क्षेत्र वो बाहर निकलेगा जसपुर नगर के साथ। ठीक है, ये जसपुर नगर के अंतर्गत ये वाला इस पॉइंट पर पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप इसमें कभी भी तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो गिरला है वो जसपुर नगर के अंतर्गत से यहां पर सबसे बाहर आएगा। और तबकरा जो क्षेत्र है, चूंकि तबकरा को क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका तहसील में नाम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है खुद ही दुलदुला क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, हाँ लेकिन बॉर्डर क्षेत्र के बोलेंगे तो तबकरा भी एक बॉर्डर क्षेत्र में आता है, यानी तबकरा के बाद सीधे आप अंत में देखते हैं तो उड़ीसा निकल जाएंगे आप बाहर। ठीक है, बाक्साइड जो है आपका पंडरापाट क्षेत्र और दातुन पानी क्षेत्र में पाया जाता है। दातुन पानी, दातुन, हाँ दातुन पानी हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत स्पेशल नाम है। दातुन तो समझते हैं आप लोग, ठीक है, उसके साथ पानी जोड़ लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दातुन पानी ये आपका दातुन पानी नहीं है, ये जगह का नाम है। अच्छा, तहसील कौन कौन से देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा पत्थलगांव, कुनकुरी, फरसा बहार, दुलदुला, जसपुर नगर, कासाबेल छठवां, और मनोरा 7, सन्ना 8 और एक बगीचा 9। ठीक है, तो ये 9 तहसील है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने सब कम तहसील वाला जिला पढ़ा है, ये अभी बड़ा तहसील में आ जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि तहसीलों की संख्या किसके पास कितनी है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ था, सबसे ज्यादा तहसीलों वाला संभाग कौन सा है। अभी जिला आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको काउंट कर लेना है और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से तहसीलों की संख्या बढ़ी हुई है। ठीक है।